हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम विभिन्न तंत्रों के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है और जो लसिका तंत्र होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं दोस्तों आपको परिसंचरण तंत्र के बाद में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो कंपटीशन एग्जाम्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के ऊपर विभिन्न क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं आज आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सभी जीव जो होते हैं वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और सभी जीवों को ऊर्जा जो होती है वो भोजन से मिलती है। और जब किसी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है या भोजन ग्रहण किया जाता है तो उनके शरीर में वो भोजन जाता है, पचता है और शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति को भोजन ग्रहण करता है और उसे पचाता है तो उसके बाद में उसके शरीर में कुछ अवशिष्ट बचता है, जिस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी भोजन को खाने के पश्चात बहुत सारे टॉक्सिक कंटेंट बनते हैं या बहुत सारे जहरीले और बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को अवशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, और इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र पाया जाता है उसे ही उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रमों से बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट्स को शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपने अंडा खा लिया, दाल खा लिया, मछली खा लिया, मुर्गा खा लिया या मछली खा लिया या दाल खा लिया या कोई भी खाद्य पदार्थ को जब आप प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों, जिससे क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। अमीनो अम्ल फिर पेप्टाइड में बदलते हैं, पेप्टाइड फिर अमोनिया और यूरिक अम्ल और यूरिया में बदलता है, और उसके बाद यूरिया जो होता है वो मूत्र के माध्यम से हमारे मूत्र से निकल जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारा जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, 46%, जो मैंने आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बताया है। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। यानी कि 95% क्या होता है, जल होता है। इसके अलावा दोस्तों 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। तो इस तरह से हमारे द्वारा खाए गए अंडा, मछली का जो प्रोटीन जो हमको मिलता है, जब उसका प्रोटीन का पाचन होता है तो जो यूरिया होता है वो क्या होता है, जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर किया जाता है। तो इसी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जित तंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन युक्त भोजन को खाने पर उसका जो उत्सर्जन है वो किस रूप में होता है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो वो प्रोटीन युक्त भोजन का पाचन होने के बाद जो टॉक्सिक एलिमेंट बनता है वो होता है नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ, जिसे हम यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं मूत्र की सहायता से। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जनी तंत्र पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो होते हैं वृक्क यानी किडनी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, वृक्क यानी किडनी। दूसरा होता है त्वचा यानी स्किन। तीसरा होता है दोस्तों यकृत यानी लीवर, और चौथा होता है फेफड़ा यानी लंग्स। तो दोस्तों, सभी जो उत्सर्जी अंग होते हैं इनका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों किडनी की।
किडनी का क्या कार्य होता है? तो हमारे शरीर में दोस्तों दो जोड़े किडनी पाई जाती है। किडनी जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा रक्त परिवहन तंत्र होता है, उसमें जो हमारे ब्लड में घुले हुए नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और जो भी ब्लड सर्कुलेशन की वेस्टेज होती है उसे किडनी के माध्यम से छान करके बाहर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में जो किडनी पाई जाती है उसे वृक्क कहा जाता है। ये दो जोड़ी संख्या में पाई जाती है, दो की संख्या में पाई जाती है। दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में किडनी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे किडनी जो होती है दोस्तों वो 4 से 5 इंच लंबी होती है। इसके अलावा 2 इंच से 1.5 इंच चौड़ी होती है और 1.5 इंच जो होती है वो कम से कम मोटी होती है। इसके अलावा दोस्तों किडनी का वेट जो होता है वो 140 ग्राम होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके दो भाग होते हैं, जिसमें बाहरी भाग को कार्टेक्स और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है तथा किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है दोस्तों नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी जो मैंने फैक्ट आपको बताया इसको आपको 110% रट लेना है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वनडे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होती है दोस्तों उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होती है यह किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है जो किडनी में पाए जाने वाली विभिन्न ब्लड कैपिलरीज होती है जिनमें रक्त को फिल्टर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी जो होती है 4 से 5 इंच लंबी होती है, 2 इंच चौड़ी होती है, 1.5 इंच मोटी होती है। 4 से 5 इंच जो होती है दोस्तों इसकी हाइट होती है। क्या होती है? 4 से 5 इंच इसकी हाइट होती है। इसके अलावा दोस्तों 2 इंच जो होती है वो उसकी विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है। इसके अलावा दोस्तों 1.5 इंच जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमारे शरीर में प्रमुख उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा दोस्तों मैं अब आपको आगे और बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यकृत के बारे में, त्वचा के बारे में और फेफड़े के बारे में। तो दोस्तों हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख उत्सर्जी तंत्र होते हैं किडनी, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। तो किडनी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में 2 जोड़ी किडनियां पाई जाती है जो कि बहुत ही आवश्यक होती है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनकी किडनियां खराब हो जाती है। तो किडनी खराब क्यों होती है? क्योंकि जब हम शराब पीते हैं दोस्तों तो शराब जो होती है हमारे आमाशय में चले जाती है और वो एस्टेल्डिहाइड और अन्य टॉक्सिक एलिमेंट्स में बदल जाती है जो रक्त के द्वारा रक्त में चले जाती है, जिससे हमें थोड़े समय के लिए तो उत्तेजना होती है दोस्तों, लेकिन लंबे समय में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि किडनी जब हम शराब पीते हैं दोस्तों तो किडनी को ज्यादा हाई वर्क करना पड़ता है और किडनी ब्लड से ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक एलिमेंट को निकालती है, जिसके कारण किडनी जल्दी खराब होती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो त्वचा होती है यह भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होती है। हमारी त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से NaCl को स्किन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, यानी नमक को बाहर निकाला जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक वेस्टेज मटेरियल होता है दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है, यकृत जो होता है, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके अलावा दोस्तों फेफड़ा जो होता है ये श्वसन अंग होता है, जो कि श्वसन के कार्यों में रेस्पिरेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो दोस्तों एक एक करके बारी बारी करके सभी अंगों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वृक्क के बारे में। वृक्क के बारे में कॉम्पिटिशन एग्जाम के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों बिना देरी के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वृक्क का हिंदी इंग्लिश नेम होता है किडनी। किडनी जो होती है दोस्तों हमारे शरीर में 2 की संख्या में पाई जाती है। किडनी जो होती है दोस्तों ये सेमी के आकार की होती है, ये 4 से 5 इंच लंबी होती है, 2 इंच जो होती है दोस्तों चौड़ी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये 2 इंच चौड़ी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये 1.5 इंच जो होती है, 1.5 इंच जो होती है ये क्या होती है, 1.5 इंच जो होती है ये इसकी मोटाई होती है। इसके अलावा ये 140 ग्राम की होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो किडनी होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में इसका वजन पूछा जाता है, 140 ग्राम होता है। इसके अलावा ये 4 से 5 इंच लंबी होती है, 2 इंच चौड़ी होती है, 1.5 इंच मोटी होती है और 140 ग्राम इसका वेट होता है दोस्तों। 140 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क जो होता है दोस्तों उसमें लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है दोस्तों। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों
नेफ्रॉन जो होता है इसे उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है, एक्सक्रीशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कि नेफ्रॉन जो होता है यह वृक्क की क्रियात्मक इकाई यानी कि व्रत की क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याले नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहा जाता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रॉन जो होती है इसमें एक छोटी प्याले नुमा रचना होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को रटना है, उसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। इसके अलावा वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मेडुला कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी का वेट जो होता है 140 ग्राम्स होता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी जो होती है इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी जो होती है 4 से 5 इंच लंबी, 2 इंच चौड़ी और 1.5 इंच मोटी होती है। यह सेमी के आकार की होती है। सेमी के बीज आपने देखा होगा, जो सेम होता है, जो बीन होती है, बीन जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों उज्जैन और मालवा क्षेत्र में इस सेम को बल्लर कहा जाता है दोस्तों। तो बल्लर मेरे सभी मालवा वासियों को मैं नमस्कार करता हूं। इसके अलावा दोस्तों मालवा वासी जो होते हैं वो सेमी को बल्लर कहते हैं दोस्तों, और बालाघाट में उसे सेमी कहा जाता है, वांगे भी कहा जाता है मराठी में। तो दोस्तों वो जो सेंग कहा जाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों सेंग कहा जाता है। तो जो सेंग होती है मराठी की, और यहाँ पर हिंदी में सेमी, और मालवा में यानी कि उज्जैन में, इंदौर में दोस्तों उसे बल्लर कहा जाता है। तो बल्लर के जो बीज होते हैं दोस्तों, बल्लर के जो बीज होते हैं वही किडनी के आकार के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा किडनी के बारे में और आगे। तो दोस्तों किडनी जो होते हैं वो हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा अंग होता है जो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भी वेस्टेज होता है ब्लड का, उसे छान करके क्या करता है कि सारे ब्लड सेल्स को रोक देता है और केवल नाइट्रोजन और यूरिया युक्त जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन्हें ही जो है मूत्र के साथ में शरीर से बाहर कर देता है। इसके अलावा दोस्तों बोमन संपिट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जिसे दोस्तों ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 2 प्रकार की धमनिकाएं कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों चौड़ी अभिवाही धमनिका जो होती है, जिसे अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। इसके अलावा जो दूसरी कोशिकाएं होती है दोस्तों उसे पतली अपवाही धमनिका या एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है। तो दोस्तों चौड़ी अभिवाही धमनिका जो होती है, अफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है, जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, यानी किडनी के अंदर रक्त को पहुंचाने वाली जो धमनिका होती है वो चौड़ी होती है, जिसे अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। और इसे ही हमने बोला था दोस्तों, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस में पहुंचाने का, जो रक्त को ग्लोमेरुलस में पहुंचाने के लिए चौड़ी अभिवाही धमनिका का यूज किया जाता है, जिसे अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। तो चौड़ी धमनिका इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त रक्त होता है उसे ज्यादा मात्रा में किडनी तक पहुंचाने की जरूरत होती है, इसीलिए ये अभिवाही धमनिका या अफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है ये चौड़ी होती है। इसके अलावा जो पतली अपवाही धमनिका होती है वो पतली इसलिए होती है दोस्तों अपवाही धमनिका या एफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग करके थोड़ी मात्रा में रक्त को पहुंचाया जाता है शरीर के विभिन्न भागों तक, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से रक्त को वापस शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की क्रिया को परानुस्पंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है दोस्तों। तो इसको अब डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं चित्र के माध्यम से दोस्तों, बिना देरी किए बने रहिए चैनल पे। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे किडनी के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि मैं किडनी आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको किडनी मैं दिखा रहा हूं, तो देखिए ये ह्यूमन बॉडी है जहां पर 2 की संख्या में किडनी पाई जाती है। और मैंने आपको पहले ही
बता दिया है दोस्तों कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो भी वेस्टेज होता है, जो भी नाइट्रोजनी पदार्थों का वेस्टेज होता है, उसे छान करके किडनी के माध्यम से अलग किया जाता है। इसके अलावा 4 से 5 इंच लंबी किडनी होती है, 2 इंच चौड़ी होती है, 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मोटी होती है और 140 ग्राम वेट होता है। इसके अलावा दोस्तों किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, ये बाहरी भाग जो होता है इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो आंतरिक भाग होता है दोस्तों उसे जो है मेड्यूला कहा जाता है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रीनल मेड्यूला, जो आंतरिक भाग है उसे रीनल मेड्यूला बोला गया है। और इसके अलावा दोस्तों कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी भाग होता है। तो यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है माइनर कॉर्टेक्स, तो जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है और मेजर कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग जो होता है दोस्तों उसे मेड्यूला कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो किडनी होती है ये क्या करती है, हमारे शरीर के रक्त को छानने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों नेफ्रॉन की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन की एक छोटी सी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है दोस्तों। तो नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी आपने समझा दोस्तों, चौड़ी अभिवाही धमनिका जो होती है यह जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से किडनी में ले जाती है, चौड़ी अभिवाही धमनिका या अफरेंट आर्टियोल कहलाती है। इसके अलावा दोस्तों जो पतली अभिवाही धमनिका होती है यह किडनी से छने हुए रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। इस पतली अभिवाही धमनिका को एफरेंट एर्टियोल कहा जाता है, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है, जो ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों विभिन्न जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंगों के ऊपर। तो दोस्तों विभिन्न जंतुओं में उनके उत्सर्जी अंग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा एक कोशीय विभिन्न जंतुओं के बारे में। तो एक कोशीय जंतु जो होते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे अमीबा पैरामेसियम जो आते हैं, एक कोशीय जंतु जो होते हैं इनमें जो उत्सर्जन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। तो दोस्तों एक कोशीय जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है वो विसरण के द्वारा होता है। इसके अलावा दोस्तों डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसके अलावा जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं इनमें जो उत्सर्जन होता है वो विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा होता है, जिसे स्पंज गुहा भी कहा जाता है दोस्तों। तो पोरीफेरा संघ के जंतु जो होते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्पंज आते हैं उनमें विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है। या आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करेंगे सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत दोस्तों हाइड्रा और ओबिलिया जैसे जीव आते हैं, हाइड्रा और ओबिलिया जैसे जीव आते हैं जो सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो चपटे कृमि होते हैं इसके अंतर्गत ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा एनेलिडा संघ जो होता है दोस्तों जिसके अंतर्गत जोक या गेंडवार या केंचुआ आता है। तो दोस्तों ये जो केंचुए होते हैं ये किसान मित्र कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें जो उत्सर्जन होता है वो वृक या नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। तो जोक या केंचुए में नेफ्रेडिया नामक संरचना पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसे मनुष्य में गुदाद्वार होता है वैसे ही नेफ्रेडिया एनेलिडा में होता है दोस्तों, तो उसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के झींगा, केकड़ा, टिड्डा और विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं दोस्तों जिनमें मेल्पिधियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है दोस्तों। इसके अलावा आप डिस्कस करेंगे मोलस्का संघ के ऊपर। तो मोलस्का ग्रुप जो होता है दोस्तों इनमें मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो मोलस्का के अंतर्गत जो है डेविल फिश और सीपी और विभिन्न प्रकार के जो समुद्र में पाए जाने वाली सीपियां होती है और जो शंख होते हैं इस टाइप के जो होते हैं ये सभी मोलस्का संघ में पाए जाते हैं दोस्तों। मोलस्का संघ जीवों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि मोलस्का संघ में जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कशेरुकी जीवों की। तो कशेरुकी जीवों में उत्सर्जन मुख्य रूप से वृक्क या किडनी के द्वारा होता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत मनुष्य और विभिन्न जीव आते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो दोस्तों बिना देरी किए थोड़ा सा बचा है दोस्तों, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों वृक्क के विभिन्न कार्य के ऊपर। तो दोस्तों किडनी जो होती है इसका प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है। इसके अलावा इससे
प्लाज्मा से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रोटीन युक्त भोजन आप ग्रहण करते हैं उसे हमारे शरीर में जो पेप्सिन नामक हार्मोन होता है, जो एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदलता है। क्या में बदलता है दोस्तों, पेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है दोस्तों, वो हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है और उसके बाद में दोस्तों जो इरेप्सिन नामक हार्मोन्स होता है वो हमारे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे शरीर में जो इरेप्सिन नामक हार्मोन्स होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है और अमीनो अम्ल में दोस्तों NH2 यानी कि अमोनिया गैस विसर्जित होती है। और अमोनिया गैस एक बहुत ही खतरनाक और विषैली गैस होती है दोस्तों, जिसे हमारे शरीर से बाहर करने के लिए हमारे शरीर में किडनी जो है निरंतर कार्यरत होती है। इसके अलावा दोस्तों जो अमोनिया गैस बनती है, इससे फिर हमारे शरीर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी की गंध के कारण आप लोगों ने देखा होगा मूत्रालय में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गंध आती है दोस्तों, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण आती है। तो दोस्तों वो मूत्रालय में जो हम मूत्र विसर्जित करते हैं वहां पर अमोनिया गैस भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण हमें नाक बंद करके जाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप प्रयोगशाला में अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बनाया होगा तो बिल्कुल मूत्रालय वाली गंध आती है दोस्तों। इसका मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि जब मैं 11th-12th में केमिस्ट्री की लैब में जाता था तो मैं वहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने दोस्तों के साथ बनाता था। तो मैं अपने फ्रेंड को याद करना चाहता हूं दोस्तों, माय फ्रेंड भूपेन ठाकरे, उसके साथ मिलकर हमने प्रयोगशाला में 12th की केमिस्ट्री लैब में बहुत अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया था दोस्तों। तो एकदम मूत्रालय वाली गंध आती थी और साथ में और भी फ्रेंड थे। तो इस तरह दोस्तों ये मूत्रालय वाली गंध जो होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण होती है। तो ये क्यों आती है, क्योंकि अमोनिया गैस जो होती है दोस्तों काफी विषैली गैस होती है, जो कि प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में और भी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि दोस्तों यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया गैस। तो इन सभी का उत्सर्जन जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों हमारी किडनी जो होती है, यहाँ पर रुधिर बहुत अधिक मात्रा में आता है और जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। तो हमारी जो किडनी होती है दोस्तों, एक दिन में 180 लीटर, इसे याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। हमारा जो चांदा होता है ना, चांदा मतलब कि दोस्तों जो मैथमेटिक्स का एक अपैरटस होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हमारा जो अर्धवृत्त होता है वो 180 कोण का होता है। तो हमारी किडनी जो होती है ना दोस्तों 180 लीटर, 180 कोण नहीं, 180 लीटर ब्लड का क्या करती है, रोज फिल्ट्रेशन करती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी किडनी के माध्यम से रोजाना 1.45 यानी कि 1.5 लीटर, अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी निष्पन्द रक्त वापस अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी निष्पन्द जो है वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो दोस्तों हमारी किडनी के द्वारा 180 लीटर डेली, 180 लीटर रक्त को क्या किया जाता है, छाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1.45 लीटर जो है मूत्र डेली बनता है, 1.5 लीटर मूत्र डेली बनता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो किडनी होती है वो 24 घंटे कार्य कर रही होती है और हमारे वृक्क में डेली 180 लीटर रुधिर आता है। मतलब कि वृक्क में रुधिर की आपूर्ति बाकी अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि रुधिर की आपूर्ति सबसे ज्यादा किस अंग में होती है। तो दोस्तों रुधिर की आपूर्ति सबसे ज्यादा जो है वो हृदय में होती है, उसके बाद किडनी में होती है दोस्तों। इसके अलावा वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी निष्पन्द जो होता है, बाकी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो वापस रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सामान्य मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण यानी साल्ट होता है और 2.7% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग जो है गौमूत्र छिड़कते हैं, तो गौमूत्र छिड़कने से बोलते हैं कि यह भी एक प्रकार का सैनिटाइजर है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है 2.7% और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में कि यूरिया में 46%। विश्व का, संसार का सर्वाधिक
ऐसा अकार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का परसेंटेज पाया जाता है यूरिया होता है दोस्तों। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मूत्र में भी 2.7% यूरिया पाया जाता है, जिसमें 46% यूरिया नाइट्रोजन पाई जाती है। मतलब कि हमारा मूत्र भी जो होता है दोस्तों एक प्रकार का कृमिनाशक, जीवाणुनाशक और कीटनाशक होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि गौमूत्र को छिड़क दो। तो गौमूत्र का उपयोग भी पेस्टिसाइड के रूप में, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कई लोग तो दोस्तों गौमूत्र का उपयोग जो है घरों को भी शुद्ध करने के लिए करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूत्र का रंग हल्का पीला और इसमें उपस्थित, तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमारे हीमोग्लोबिन में एक वर्णक पाया जाता है बिलिरुबिन, जब उसका विखंडन होता है तो उससे क्या बनता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के विखंडन से एक यूरोक्रोम नामक वर्णक होता है। तो उसी के कारण हमारे मूत्र का रंग पीला पाया जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण पाया जाता है। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला पाया जाता है। और यूरोक्रोम वर्णक जो होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो दोस्तों मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। तो दोस्तों मूत्र का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। और आपको पता है कि पानी का पीएच 7 होता है। पानी जो होता है वो उदासीन होता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है A7B। क्या होता है दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो होता है A7B। A7B का मतलब ही होता है कि ऐसे तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, लेस टू 7 एसिडिक होते हैं, और जिनका ज्यादा होता है पीएच मान 7 से वो क्षारीय होते हैं। और दोस्तों किसी विलयन की अम्लीयता जो होती है उसमें H+ आयनों की संख्या से डिसाइड की जाती है, और क्षारीयता OH- आयन की सांद्रता से की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि हमारे शरीर में जो मूत्र होता है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से प्राप्त यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में मूत्र का पीएच पूछा जाता है। तो दोस्तों मूत्र का पीएच जो होता है वो 6 होता है। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। मूत्र का पीएच 6 होता है। मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। इसके अलावा दोस्तों मूत्र जो होता है वो हमारे शरीर का उत्सर्जी मटेरियल होता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। तो मूत्र के द्वारा पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, उसका भी उत्सर्जन होता है। और जो हम मसाले खाते हैं, लौंग, इलायची ज्यादा खाओ तो वो उनका भी उत्सर्जन कैसे होता है, मूत्र के माध्यम से होता है। इसलिए ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं तो मूत्र में जलन होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमारी किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे छानने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृक्क में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। तो वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है दोस्तों, जिनको किडनी की पथरी होती है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक और दर्ददायक होती है दोस्तों। तो प्लीज आप जो है खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आप जो है कैल्शियम ऑक्सलेट जिन पदार्थों में पाया जाता है जैसे पालक भाजी वगैरह में, तो उन्हें ना खाएं, क्योंकि वो पथरी की प्रॉब्लम वालों को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों त्वचा के बारे में। तो त्वचा जो होता है यह हमारे शरीर का एक उत्सर्जी अंग होता है। त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां जो होती है, जो सीबम एवं पसीने का श्रावण करती है। तो दोस्तों हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है एक्चुअल में वो गंध नहीं करता है दोस्तों। पसीने में जो गंध होती है वो हमारे त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है, जो हमारे त्वचा पे पाए जाने वाले अन्य जीवों को खाते हैं और जो जो अपना उत्सर्जन करते हैं वही गंध का कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बात करूंगा यकृत की। तो यकृत जो होता है दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे लीवर कहा जाता है। और यकृत जो होता है दोस्तों, यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल एवं रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों हमारा जो लीवर होता है ये हमारे शरीर से यूरिया को क्या करता है, फिल्टर करके, रक्त से फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों कई बार हमारा लीवर बैठ जाता है जिससे हमारा पाचन तंत्र भी बैठ जाता है। तो दोस्तों यूरिया जो होता है
उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकालने के लिए लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वृक्क यानी किडनी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। और अब हम बात करेंगे फेफड़ों की दोस्तों। तो फेफड़े भी एक प्रकार के उत्सर्जन तंत्र होते हैं दोस्तों। तो फेफड़े जो होते हैं ये दो प्रकार के गैसीय उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्राणवायु ऑक्सीजन हम हमारे शरीर में लेते हैं दोस्तों, वो फेफड़े के माध्यम से शरीर के धमनियों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। और दोस्तों जब शरीर में विभिन्न कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन पहुंचती है तो वहां पर विभिन्न कोशिकाओं में चाहे उपापचय की प्रक्रिया होती है और फलस्वरूप जो उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस से हमारे शरीर के फेफड़े में आती है और फिर फेफड़े से वापस से हमारे नासिका द्वार के द्वारा वापस से बाहर वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो हमारे फेफड़े के द्वारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और विभिन्न मसाले जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, लहसुन जो होता है, लहसुन में विशेष प्रकार की गंध सल्फर के यौगिकों के कारण होती है और प्याज में भी विशेष प्रकार की गंध सल्फर के यौगिकों के कारण होती है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा उत्सर्जन तंत्र का वीडियोस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर किडनी, यकृत और त्वचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मूत्र का रंग यूरोक्रोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वृक्क में बनने वाली पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारा शरीर का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो होता है यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में विभिन्न जीवों के द्वारा कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके अलावा दोस्तों इस लेक्चर में आपको मुख्य रूप से उत्सर्जी तंत्र में आपको देखना है दोस्तों नेफ्रॉन के बारे में। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है और वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदरूनी भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क की जो वेट होता है वो 140 ग्राम होता है। इस तरह से दोस्तों आपको मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। तो दोस्तों आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आने वाले लेक्चर में दोस्तों मैं आपको तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।